शुभ संध्या मित्रों। आज मैं फिर हाजिर हूँ मेरे YouTube चैनल गणित पाठशाला के माध्यम से आप लोगों के बीच। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए औसत एवरेज औसत से संबंधित कुछ प्रश्नों के हल, औसत के बेसिक। आज मैं औसत के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करूँगा जो आप लोगों को याद रखने योग्य है। उनको याद रखिएगा तो आपको औसत के जो सवाल हैं उनको बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, आप लोगों से आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो को कहीं पर छोड़े नहीं, बीच में कहीं पर स्किप ना करें। इससे क्या होगा कि आप औसत के जो बेसिक हैं उसको सीख पाएंगे। आज मैं औसत से संबंधित जितने भी फॉर्मूला या सूत्र कहें उन्हीं के जिक्र करूँगा। तो चलिए देखते हैं औसत क्या है, औसत से रिलेटेड क्या क्या सूत्र होते हैं जो हम लोगों को याद रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। औसत क्या होता है? मान लीजिए आपको कुछ संख्याएं दी हुई है, कुछ अंक लिखे हुए हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 6 का औसत क्या है, इस तरह लिखा हुआ है। तो इसको आप क्या कीजिए, औसत बनाने का सही तरीका जो होता है वो क्या होता है, जितने भी अंक दिए हुए हैं सभी अंकों का योगफल लिखना है। 2 + 3 + 5 + 6, 4 गो अंक दिया हुआ है, चारों अंकों का योगफल लिखेंगे ऊपर में, और नीचे में के गो संख्या है 1 2 3 4, 4 के साथ इसको भागा करना है। यानी कि 6 5 11, 11 और 3 14, 14 2 16, 16 को हम 4 से भागा कर देंगे, 4 4 16, 4 हो जाएगा औसत। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो कहने का अर्थ ये है कि औसत मतलब होता है, औसत का अगर हम सूत्र के रूप में लिखें तो औसत बराबर होता है दी गई संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितना दिया हुआ है उसको नीचे में, दी गई संख्याओं के योगफल को कुल संख्या, जो संख्या दी हुई है, जे गो संख्या दिया हुआ है उतना संख्या से उसको भागा करने पर हम लोग को औसत प्राप्त होता है। ये होता है औसत का बेसिक, औसत है यही। अब देखिए दूसरा यहाँ पे पॉइंट लिखा, दूसरा बिंदु लिखा हुआ है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। अगर इस तरह का प्रश्न दिया रहे, n के जगह पर कोई भी संख्या दे दे, तो सबसे पहले यहाँ हमको देखना है क्या पूछ रहा है, प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो प्राकृत संख्या किसको बोला जाता है? प्राकृत संख्या वैसी संख्या है जो 1 से शुरू होती है, 1 से अनंत तक, जैसे 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, इनफाइनाइट तक, जितना तक हम गिन सकते हैं उसको हम प्राकृत संख्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पर n का अर्थ है वो अंतिम संख्या जहाँ तक पूछ रहा है। तो इसमें फॉर्मूला होता है n × n + 1 बटे 2, n × n + 1 बटे 2। इस आधार पे हम प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 10 तक, 1 से लेके 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल हमको ज्ञात करने यहाँ बोल रहा है। तो यहाँ पे n का मान हम लोग का कितना है, 10। तो यहाँ पे हम बैठा सकते हैं 10 × 10 + 1 बटे 2, 10 × 11 बटे 2, 2 के साथ 10 को काटेंगे तो 5, 11 के साथ 5 को गुना करना है 55। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस सूत्र विधि को, इसको आप याद रखिए मन में, तभी जाके इसको बना पाइएगा इस तरीके से। दूसरा पॉइंट है,
अगर पूछे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, अगर औसत पूछ रहा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, तो इसको लिखेंगे हम n+1/2, यानी कि n यहाँ पे देखिए कितना हम लोग लिए थे, 10 था, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 + 1/2 यानी कि 11/2। इसको भागा करेंगे तो आ जाएगा 5.5, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से हम प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत निकाल सकते हैं। ये एक विधि है। और एक विधि इसमें आप याद रख सकते हैं, अगर कोई श्रेणी दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हम लिखे थे 1 से लेकर 10 तक, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस ऐसे करके 10 तक दिया हुआ है। अगर इस तरह का प्रश्न दिया हुआ रहे और बोले कि का औसत क्या है, तो इसको आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं। इसका अंतिम पद क्या है 10 और इसका प्रथम पद क्या है 1, दोनों को जोड़ के 2 से भागा, 10 और 1 11, 11/2, 5.5। इस विधि से भी आपका आंसर यही आएगा और ये सूत्र विधि का भी प्रयोग करके यही आएगा। आपको जो आसान लगे उसी विधि का आप प्रयोग कीजिए इसको बनाने के लिए। आगे देखते हैं और क्या है। देखिए इस तरह का भी प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न परीक्षाओं में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इसमें n के जगह पर कोई भी मान दे सकता है, प्रथम 6, प्रथम 10, प्रथम 20 ऐसे पूछ सकता है। तो उसमें आप n का मान जो है जितना दिया गया है उतना लीजिएगा। यहाँ पे हम बताते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, इसका सूत्र होता है n × n+1 × 2n+1/6, ये होता है इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा तो इसको बनाने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे हम पहले जो एग्जाम्पल लिए थे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 10 तक का, 10 का स्क्वायर। अगर इस तरह दिया हुआ है प्रश्न, बोल रहा है कि इसका योगफल क्या होगा, बराबर क्या होगा, तो इसको हम इस सूत्र से बना सकते हैं। यहाँ पे अंतिम पद कितना दिख रहा है 10, यहाँ पे n का मान हो जाएगा 10, तो यहाँ पे हम लोग n का मान पुट करते हैं, 10 × 10 + 1 × 2 × 10 + 1 बट्टा 6, यानी 10 × 10 और 1 11 × 10 दूनी 20, 20 और 1 21/6, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 3 7 21। हाँ, तो यहाँ पे 7 5 35, 35 × 11, 35 × 11, 35, 5, 8, 3, 385, ये आ जाएगा आपका आंसर। इस तरह से इसको करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। अगर औसत पूछे, ये तो हम योगफल बताएं, योगफल का सूत्र ये होता है। अगर औसत पूछे तो औसत का सूत्र होता है n+1 × 2n+1/6। तो इसमें हम यही इसी को लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, 1 से लेकर 10 तक के सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। n की जगह पर हम लोग 10 रखेंगे +1, फिर यहाँ पे 2 × 10+1/6, 11, 21/6, ये दोनों को गुना करना है। 11 के साथ 21 का गुना आप कैसे करके कीजिएगा, अंतिम पद को ज्यों का त्यों लिख दीजिए और ये पद जो है इसको भी ज्यों का त्यों लिख दीजिए और दोनों पद को जोड़ के यहाँ पे बीच में लिख दीजिए। ये हो गया गुना और ये हो गया 6, 6 के साथ
इसको भागा देना है। 6 तिया 18, 5 बच गया। 5 को अगर यहाँ लेते हैं तो 51 होता है। 6 आठे 48, 49, 50, 51, 3 बच गया। पॉइंट से अगर 3 में 0 लेते हैं तो 30 हो जाता है। 6 पंचे 30, इतना हो जाएगा आंसर, यदि औसत निकालने बोले तो। फिर आगे चलते हैं। देखिए दूसरे टाइप के प्रश्न में इस तरह भी पूछ सकता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम मान लें 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इतना अगर हमको निकालने बोल रहा है, कैसे निकालेंगे इसको। यदि हम इस तरह क्यूब के विधि से निकालने जाएं तो बहुत देरी लगेगा। इसको क्यूब निकालेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे, तब जाके उसका आंसर निकलेगा। इससे बढ़िया है यहाँ पे n के जगह पर हम लोगों का कितना दिख रहा है 4, यहाँ पे बैठाइए। 4 गुना 4 + 1 5/2, 2 से इसको हम काट सकते हैं, इसका स्क्वायर है बाहर में। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 का होल स्क्वायर, 10 10 100। इसको जोड़ के भी आप देख सकते हैं, इतना ही आएगा। 4 का क्यूब, 4 4 16, 16 चौक 64, और 3 तिया 9, 9 तिया 27, मतलब हो गया 64 27। 2 का क्यूब 8, और 1 का क्यूब 1, जोड़िए इसको। 8 8 7 15, 15 1 16, 16 और 4 20, 6 2 8, 8 और 2 10, 100। मतलब ये फार्मूला सही है। इस फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं अपना समय बचाने के लिए। दूसरा है, इसमें पूछ सकता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। उसके लिए मैं बताता हूँ क्या होगा। देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, अगर औसत पूछता है तो जो हम उदाहरण लिए थे उसी उदाहरण को लिखते हैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, इसका औसत क्या होगा इसको निकालना है। तो इसका औसत भी हम उसी विधि से निकालते हैं, जैसे 4 n हम लोग लेंगे 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुना 4 + 1 5/4, 4 के 4 कट गया, 5 5 25, ये होगा आपका आंसर। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर उस विधि से निकालने जाएं जोड़ के साधारण विधि से, तब कैसे होगा इसका मैंने अभी ज्ञात करके आपको बताया कैसे होता है। जैसे 1 का क्यूब 1 होगा, प्लस 2 का क्यूब 8, प्लस 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, सबको जोड़ना है। और के गो संख्या है 1 2 3 4, 4 गो संख्या है, इसलिए 4 से भागा होगा। 64, इसको जोड़ने से 100 प्राप्त होता है, और नीचे में 4 4 के साथ इसको हम भागा करते हैं तो 25 आएगा, इसीलिए इसका आंसर होगा 25। ये तो कम संख्या दिया हुआ है, 1 2 3 4, 4 गो संख्या दिया हुआ है। अगर यहाँ पे 20 तक पूछ देता तो 20 तक का करना संभव होता इस विधि से, इस विधि से संभव नहीं हो पाता। इसीलिए इसको सूत्र विधि से ही बनाना आसान होता है। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि आप औसत के गणित बनाने से पहले इन सब सूत्रों को, इन सब बिंदुओं को, इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो है आप कंठस्थ कर लें, ताकि आपको गणित बनाने में असुविधा ना हो। यहाँ तक तो मैंने बताया प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। अब और भी है प्राकृतिक संख्याओं के बाद, जैसे कि सम संख्या हुआ, विषम संख्या हुआ, उसके बाद कुछ समांतर श्रेणी के भी प्रश्न इसमें इंक्लूड रहते हैं। तो आइए उनके बारे में कुछ प्रमुख बिंदु पर चर्चा करते हैं, देखते हैं आगे और क्या है। जैसे देखिए यहाँ लिखा प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। तो सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जानकारी तो आप लोगों को होगा ही, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं।
जैसे हम लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7, इसको हम लोग विषम संख्या कहेंगे। तो यहाँ पे जो बिंदु दिख रहा है इसके अनुसार प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग, इसमें n की जगह पर कोई भी अंक दिया रह सकता है, 5, 6, 10, 12। तो हम लोग इसको जो है n 6 ले लेते हैं। n बराबर यदि 6 ले लेते हैं, मतलब कहने का अर्थ है कि प्रथम 6 गो, जैसे कि 1, 3, 5, 7, यहाँ 4 गो है, 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 11 आएगा, 3 गो और 3 गो 6 गो हो गया। इन संख्याओं का योगफल 1 से लेके 11 तक क्या होगा? तो यहाँ पे n का मान हम लोग का कितना है? 6 है। 6 को संख्या दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे होगा n का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर 36। इसको हम प्रमाण करके दिखाते हैं, इसको जोड़ते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, 11 और 9 20, 20 और 7 27, 27 और 5 32, 32 और 3 35, 35 और 1 36। देखिए इस सूत्र के अनुसार भी वही आया, इसलिए ये सूत्र सही है। आगे अगर इसका औसत पूछ दे, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत, यहाँ पे योग पूछा था, अगर औसत पूछता है तो औसत में होता है n, जितना यहाँ संख्या दिया हुआ रहे, n का मान जितना दिया हुआ रहे वही होगा उसका औसत। जैसे कि यहाँ n हम लोग 6 माने थे, तो यहाँ पे औसत हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए 6 कैसे हुआ, यहाँ पे 36 आया टोटल इनका योग। हम पहले ही बता चुके हैं कि औसत जो होता है कुल संख्याओं का योगफल होता है, और बटे जितना संख्या है कुल संख्या से उसको भाग किया जाता है। 6 के साथ इसको भाग करते हैं, 6 6 के 36, 6 आता है, इसलिए इसका आंसर 6 होगा। इस तरह के प्रश्न भी आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग। अब जैसे पिछला ही गणित मैंने बताया विषम संख्या के बारे में, अब ये है सम संख्या के बारे में। तो सम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसको सम संख्या कहा जाता है। प्राकृत संख्याओं में जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसको हम सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे n की जगह पर कोई भी मान हो सकता है, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम n का मान 5 ले लेते हैं, n बराबर 5। इससे तात्पर्य क्या है कि हम लिखेंगे पहला जो होगा 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, ये सभी सम संख्याएं हैं। n बराबर 5 लिए हैं, इसलिए 5 तक मतलब पाँचवा प्रथम 5 गो सम संख्या लिख लिए। अब कह रहा है कि इसका योगफल क्या होगा, तो इसका योगफल होता है n × n + 1। कैसे? देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 पुट करते हैं, 5 + 1, 5 × 6, 6 पंचे 30। अब ये सही है कि नहीं है इसको हम कैसे जांचें? देख लीजिए इसका योगफल हम ज्ञात करते हैं, सब में जोड़ चिन्ह लगा दीजिए। 10 8 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30। ठीक है, इसीलिए यहाँ भी इसका 30 आया। अगर इसी में औसत पूछता है, प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत, तो औसत का फॉर्मूला होता है n + 1। n मतलब कितना है? 5, 5 + 1 6। अब देखिए औसत 6 कैसे प्राप्त होगा? यहाँ पे 30 जो है, 30 को हमको कितना से भागा करना है? 1 2 3 4 5, 5 से भागा करना है, 5 के साथ 30 को भागा करेंगे तो 6 आएगा, इसीलिए इसका आंसर औसत में 6 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी से भी कुछ प्रश्न जो है औसत में पूछे जाते हैं। जैसे समांतर श्रेणी क्या होता है? समांतर श्रेणी एक ऐसा श्रेणी होता है, एक संख्याओं का श्रेणी ऐसा होता है जिसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, प्रत्येक पद के बीच में एक निश्चित अंतराल रहता है, एक निश्चित अंतर रहता है। जैसे कि इसको और इसको हम घटाते हैं, दूसरे पद को पहले पद से, तो इसमें हमको d प्राप्त होगा। तीसरे पद को दूसरे पद से घटाते हैं तो भी d प्राप्त होगा। इसी तरह से अंतिम पद इसका होता है a + n - 1 × d। मतलब एक ऐसा श्रेणी जिसके प्रत्येक पदों के बीच में एक समान अंतर पाया जाता है, उस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं।
इसमें पहला पद को सूचित किया जाता है ए से, सार्वंतर यानी कि जो पदों का अंतर है, दो पदों के बीच में, क्रमागत दो पदों के बीच में जो अंतर पाया जाता है उसको सार्वंतर कहा जाता है। सार्वंतर का मतलब होता है कि प्रत्येक क्रमागत प्रत्येक पद के बीच में एक ही अंतर पाया जाता है, उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो डी जो होता है वो होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ये हम यहाँ पे लिखे हैं दूसरा पद और पहला पद, आप इसको तीसरा पद और दूसरा पद से भी निकाल सकते हैं, तीसरा पद को, और इसको अगर माइनस करेंगे तो भी आपको डी ही प्राप्त होगा। इसलिए इसको सार्वंतर कहा जाता है, मतलब वो किसी भी दो लगातार पद के बीच का अंतर होता है। एनवां पद, अंतिम पद, एनवां पद या अंतिम पद, इसको ए एन से सूचित किया जाता है। उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका निकालने का विधि है, अगर एन की संख्या आपको दिया हुआ है, अगर कोई श्रेणी दिया हुआ है, श्रेणी में लिखा रहे, उसका पहला पद दिया रहे, उसका एन दिया रहे, मतलब उसमें श्रेणी में के गो पद है, अगर एन की संख्या दिया रहे तो हम उसमें और डी भी दिया रहे तो उसका अंतिम पद हम निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको लिख दे कि 2, 4, 6 का 8वां पद क्या होगा। इसका 8वां पद क्या होगा। यहाँ पे हमको 1, 2, 3 गो ही दिख रहा है, इसका 8 नंबर पद हमको निकालना है, यानी कि n बराबर हम लोगों का 8 है, और यहाँ पे a कितना है, 2 है, और d कितना है, d होता है दो पदों का अंतर, 4 के साथ 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, d हो गया 2, n हो गया 8, a हो गया 2। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला जो हम लिखे हैं उसके अनुसार इसमें बैठा सकते हैं a n, यानी कि a8 लिख सकते हैं। a8 इक्वल टू हो जाएगा a का मान 2 प्लस n का मान हो गया 8 माइनस 1 गुना d का मान हो गया 2, 2 प्लस 8 से 1 घट जाएगा 7, 7 गुना 2, 2 प्लस 7 दूनी 14, 14 2 16। इसका 8वां पद क्या होगा, 16 होगा। इस तरह से हम इसका nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमको सभी पदों का योगफल निकालने ज्ञात करें या बोले, जैसे कि यहाँ पे 2, 4, 6, 8, ये आप देखें 16 तक, यदि हम ये 16 तक लिखें, इसका अंतिम पद को हम 16 लिख देते हैं लास्ट में, यहाँ तक का योगफल निकालने बोले तो उसके लिए एक फार्मूला होता है एस एन का। एस एन इक्वल टू होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें अगर हम बैठाते हैं तो इसका योगफल हमको प्राप्त हो जाएगा, 2 से लेके 16 तक का जोड़। 2 इंटू ए का मान है 2, एन का मान है 8। यहाँ एनवा पद हम लोग 8 लिखे ना, 8 गो पद है इसमें, इसीलिए 8 माइनस 1 गुना डी का मान हो जाएगा 2। इसको जोड़ दीजिए, 2 दूनी 4 प्लस 8 में से 1 घट गया 7 गुना 2। सॉरी, इसमें एक थोड़ा गलती हो रहा है, इसमें फॉर्मूला में ही हम गलत लिखे हैं। n/2 n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n/2 को यहाँ पे हम बैठाना है 8/2, इसको काटते हैं तो 4 हो जाएगा, यानी कि एगो 4 यहाँ पर भी गुना हो जाएगा, बाहर में 4 से गुना। ये हम लोग को कितना प्राप्त हुआ, 7 दूनी 14, 14 4 18, 18 गुना 4 72। ये हो जाएगा आपका आंसर, अगर योगफल निकालने बोले तो। इस तरह के प्रश्नों को इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। और आगे देखते हैं औसत से और क्या आता है, जैसे कि आपका औसत चाल निकालने के लिए पूछता है, कुछ प्रश्न दिया रहता है जिसमें औसत चाल निकालने के लिए बोलता है। देखिए उसका भी विधि मैं बता रहा हूँ।